नमस्कार, मैं संदीप उप्रेती आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल उप्रेती क्लासेस में। हम यहां पर हिमालयन रिवर सिस्टम को पढ़ रहे हैं। हिमालयन रिवर सिस्टम को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। एक था इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा था गंगा रिवर सिस्टम और तीसरा था ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इनमें से हम इंडस रिवर सिस्टम को तो कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं गंगा रिवर सिस्टम को। गंगा रिवर सिस्टम ये भारत का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गंगा नदी की कहानी को शुरू करने से पहले हम गंगा नदी के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। दूसरा, जो गंगा नदी है ना, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी ये उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। इसके अलावा जो गंगा नदी है वो 2 देशों से होकर गुजरेगी, यानी बांग्लादेश और भारत, यानी भारत से होकर ये बांग्लादेश जाएगी। इसके अलावा जो गंगा नदी है इसका जो रिवर बेसिन है ना, यानी इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है, ये सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है गंगा नदी का, जो कि लगभग 4 देशों में फैला हुआ है, यानी तिब्बत, नेपाल, भारत और बांग्लादेश। और लगभग 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका पूरा एरिया है जहां से इस गंगा नदी में पानी आ रहा होता है। इसके अलावा जो गंगा नदी है ये एक अलग प्रकार का पैटर्न बनाती है और उस पैटर्न को कहा जाता है वृक्षाकार पैटर्न या उसको डेंड्रियाटिक पैटर्न कहा जाता है। जैसे मैंने देखो यहाँ पर बना रखा, आप देख सकते हैं ये वृक्षाकार या इसको डेंड्रियाटिक पैटर्न बोला जाता है। ये देखो ना, यानी अगर आप गंगा नदी को ऊपर से देखेंगे, अगर आप इसकी सैटेलाइट इमेज देखेंगे ना, तो आपको बिल्कुल ये एक पेड़ के आकार का वृक्षाकार आकार इसका ये पूरा पैटर्न दिख रहा होता है। तो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेता है एग्जाम में कि वो कौन सी नदी है जो वृक्ष के आकार का पैटर्न बनाती है। इसके अलावा जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी का जो पानी होता है उस पानी को आप कितने ही सालों तक अपने घर में रख दो, वो पानी कभी खराब ही नहीं होता है। तो इसका कारण ये है क्योंकि जो गंगा नदी है उसके पानी में एक वायरस पाया जाता है और उस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। और ये वायरस क्या करता है ना, गंगा नदी में जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उन सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज को ये किल कर देता है, यानी उनको मार देता है, जिसकी वजह से गंगा नदी का पानी कभी भी खराब नहीं होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे गंगा नदी से संबंधित। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस गंगा नदी की कहानी को। गंगा नदी की कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड से। इसके लिए हमें चलना होगा उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में यहां पर ये जो मैंने डी मार्क कर रखा है ये है देवप्रयाग, यानी देवप्रयाग से गंगा नदी की शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ गंगा नदी की शुरुआत होने से पहले हमें चलना होगा कहाँ पे, इस सतोपंथ पे। यानी यहाँ पर ये उत्तराखंड का एक जिला है जिसका नाम है चमोली, और इस चमोली जिले में यहाँ पर है सतोपंथ। अब इस सतोपंथ से निकलती है अलकनंदा नदी। जब ये अलकनंदा नदी यहाँ से नीचे आएगी तो यहाँ पर है बद्रीनाथ, यानी बद्री विशाल धाम यहाँ पर स्थित है, और वहीं से नीचे नदी आ जाती है यहाँ पर मैंने वी लिखा हुआ है, इसका मतलब है विष्णुप्रयाग। इस विष्णुप्रयाग में पश्चिमी धौलीगंगा यानी वेस्टर्न धौलीगंगा, जो कि दूनागिरी पर्वत श्रेणी से निकलती है। दूनागिरी पर्वत और दूनागिरी ग्लेशियर भी है वो, ठीक है ना, यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है और इस विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर ये है नंदप्रयाग। इस नंदप्रयाग में जो नंदाकिनी नदी है ये नंदा घुंटी नाम की जगह से निकलती है और यहाँ पर इस अलकनंदा नदी में मिल जाएगी। इसके बाद जो अलकनंदा नदी है ये आगे आएगी और अब आ जाती है कहाँ पर, कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग में इस नदी में संगम हो जाता है पिंडर नदी का, और जो इसके बाद जो ये अलकनंदा है ना ये आ जाती कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में। और रुद्रप्रयाग में इस नदी में मिल जाती है
मंदाकिनी नदी, और मंदाकिनी आ रही है चौराबाड़ी ग्लेशियर से, और जो केदारनाथ होते हुए आती है। और इस तरीके से हमने क्या देखा कि इस अलकनंदा में तीन नदियां, यानी पश्चिमी धौलीगंगा, नंदाकिनी और ये पिंडर नदी, ये इस अलकनंदा में मिल रही हैं बाईं तरफ से, यानी लेफ्ट हैंड साइड से। और ये जो मंदाकिनी नदी है ना, जो इस चौराबाड़ी ग्लेशियर से आ रही है, ये राइट साइड से इस अलकनंदा में मिल जाती है। क्योंकि एग्जाम में एक बार ना ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पंच प्रयागों में जो नदियां हैं, इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो राइट हैंड साइड से मिलती है। तो एक तो आपका ये हो गया मंदाकिनी, और एक आगे चलकर आपकी ये भागीरथी होगी। ठीक, यानी दो नदियां राइट से मिलेंगी और तीन नदियां इधर लेफ्ट की तरफ से मिलती हैं। ठीक, अब यहां से ये अलकनंदा नदी इन चारों ही नदियों का पानी समेटते हुए अब कहां तक आ जाएगी, इस देवप्रयाग में आ जाती है। अब इधर देवप्रयाग में हम चलेंगे भागीरथी की तरफ। जो भागीरथी नदी है, ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। और इसी गंगोत्री ग्लेशियर में यहाँ पर एक जगह है गौमुख। तो इस गौमुख नाम की जगह से निकलती है भागीरथी नदी, और यहीं पर हमारा गंगोत्री धाम भी है। अब ये भागीरथी नदी यहाँ से नीचे आएगी और ये टिहरी गढ़वाल के गणेश प्रयाग नाम की जगह पर आ जाती है। इस गणेश प्रयाग में क्या होता है कि टिहरी गढ़वाल में एक ग्लेशियर है जिसको चौराबाड़ी ग्लेशियर के नाम से, जिसको खतलिंग ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। तो इस खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है भिलंगना। तो इस भिलंगना और भागीरथी नदी का संगम हो जाएगा इस गणेश प्रयाग नाम की जगह पर। और इसी गणेश प्रयाग से थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ पर है एशिया का सबसे ऊंचा डैम, यानी टिहरी डैम। और टिहरी डैम से अब भागीरथी नीचे आएगी और यहीं पर बना हुआ है कोटेश्वर डैम। तो यानी जो टिहरी डैम और जो कोटेश्वर डैम है ना, तो ये टिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत इन दोनों डैमों को यहाँ पर बनाया गया है। तो जब ये नदी भागीरथी यहाँ से आगे आएगी और यहाँ से अलकनंदा आ जाती है, तो इन दोनों का संगम कहाँ पर होगा, ये हो जाता है देवप्रयाग में। अब देवप्रयाग में जब इन दोनों नदियों का संगम हो जाएगा, तो यहीं से इनका नाम पड़ जाता है गंगा। अब ये जो देवप्रयाग है, इन 5 प्रयागों में से, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये 5 प्रयाग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार तो वो इनका ना ऑर्डर पूछ लेता आप लोगों से कि भाई जो पंच प्रयाग हैं, इन पंच प्रयागों को अरेंज करो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में या नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, सबसे ऊपर है विष्णु प्रयाग, फिर आता है नंद प्रयाग, फिर आता है आपका करण प्रयाग, फिर आता है रुद्र प्रयाग, और फिर आता है आपका देव प्रयाग। तो इस तरह से इन पंच प्रयागों का ऑर्डर ये आपका साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में और इधर से नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। इन पंच प्रयागों में जो सबसे पवित्र प्रयाग है उसे कहा जाता है देवप्रयाग। इसका ये कारण है कि त्रेता युग में ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने यहाँ पर तपस्या की थी, और भगवान राम की तप स्थली होने के कारण पंच प्रयागों में सबसे पवित्र प्रयाग माना जाता है देवप्रयाग। तो यहाँ से अब गंगा नदी की शुरुआत हो जाएगी। अब यहाँ से गंगा नदी आगे आएगी और उत्तराखंड के ऋषिकेश में, यानी जिसको योग नगरी कहा जाता है, तो योग नगरी ऋषिकेश से होते हुए अब गंगा नदी एंटर कर जाती है माया नगरी यानी हरिद्वार में। तो जब ये गंगा नदी ना हरिद्वार में आती है, तो आपने देखा होगा भाई, आप लोग अगर हरिद्वार आए होंगे तो हरि की पैड़ी जो वहाँ पर है, वहाँ पर सभी लोग क्या करते हैं, स्नान करते हैं। तो आपने देखा होगा उस हरि की पैड़ी के दोनों तरफ एक माउंटेन में मनसा देवी है और सामने दूसरी माउंटेन में चंडी देवी है। तो इन दोनों ही माउंटेन्स को, यानी जिस माउंटेन के ऊपर मनसा देवी है उसको विल्व पर्वत कहा जाता है, और जिस माउंटेन के ऊपर चंडी देवी है उसे नील पर्वत कहा जाता है। और बेसिकली ये जो रेंज है ना, पूरी माउंटेन रेंज, ये शिवालिक रेंज है। तो यानी हरिद्वार में क्या होता है, अब गंगा नदी इस शिवालिक रेंज को कट करेगी, मतलब नील पर्वत और विल्व पर्वत के बीच से होते हुए अब ये हरिद्वार क्रॉस कर जाएगी और एंटर हो जाती है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई गंगा नदी किस स्थान से मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो आंसर आपका हो जाएगा हरिद्वार।
इस तरह से जो गंगा नदी है वो देवप्रयाग से लेके और हरिद्वार तक उत्तराखंड में 96 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। अब ये गंगा नदी आ चुकी है उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में जब गंगा नदी एंटर हो जाती है तो गंगा नदी आ जाती है इस कन्नौज नाम की जगह पर। और जो कन्नौज है ना, कन्नौज जिसको इत्र नगरी या जिसको परफ्यूम नगरी के नाम से भी जाना जाता है, इस कन्नौज में उत्तराखंड की एक बड़ी फेमस रिवर है जिसको बोलते हैं वेस्टर्न रामगंगा यानी पश्चिमी रामगंगा, जो उत्तराखंड के पौड़ी जिले में दूधातोली की माउंटेन से निकलती है। और जो दूधातोली माउंटेन है ना, ये मिड हिमालय की ही एक रेंज है। तो यहाँ से आती है वेस्टर्न रामगंगा और इस कन्नौज नाम की जगह पर ये इस गंगा नदी में मिल जाती है। और इस कन्नौज से मुझे एक हिस्टोरिकल बैटल याद आ रही है, और वो बैटल हुई थी 1540 में, जिसे बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ बिलग्राम के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो बैटल हुई थी ना, ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुई थी, जिस बैटल में हुमायूं हार गया था। अब ये नदी जो है ये कन्नौज से आगे अब ये एंटर हो जाती है कानपुर जिले के अंदर। अब जब ये कानपुर जिले में आएगी तो जो कानपुर शहर है ना, ये इसी नदी के किनारे स्थित है। और कानपुर जो है वो दो चीजों के लिए बड़ा फेमस है, एक तो अपने चमड़े उद्योग के लिए और दूसरा वस्त्र उद्योग के लिए, क्योंकि वहां पर लेदर का वर्क या चमड़े का वर्क बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए जो कानपुर है ना, इसको वर्ल्ड की लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और क्योंकि वहां पर आपकी कॉटन इंडस्ट्रीज हैं या वस्त्र उद्योग हैं वहां पे, क्योंकि इस गंगा नदी घाटी में ना कानपुर के आसपास बहुत सारा कॉटन होता है, तो यहाँ पर जो कॉटन इंडस्ट्रीज हैं वो काफी सारी हैं। इसीलिए जो कानपुर है ना, उसे नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और अगर यहीं पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा अहमदाबाद, क्योंकि जो गुजरात है ना, गुजरात में भी कॉटन बहुत सारा होता है। और अहमदाबाद में जो कॉटन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है ना वो बहुत सारी हैं। तो जिस वजह से जो अहमदाबाद है उसे भारत का मैनचेस्टर नाम से जाना जाता है। और जो ये मैनचेस्टर है ना, ये मैनचेस्टर बेसिकली ये इंग्लैंड का एक शहर है, और जहाँ पर बहुत सारी कॉटन टेक्सटाइल मिल्स यानी जहाँ पर कपड़ा उद्योग आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए भारत का जो अहमदाबाद है और जो हमारा कानपुर है, इसकी कंपैरिजन की जाती है किससे? मैनचेस्टर से। अब कानपुर से जो ये गंगा नदी है ये आ जाती है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में, और उस फतेहपुर जिले का जो फतेहपुर नाम का शहर है ना, वो भी गंगा नदी के किनारे ही स्थित है। इसके बाद गंगा नदी आ जाती है प्रयागराज में, यानी जिसका ओल्ड नेम क्या था? इलाहाबाद। अब इस प्रयागराज में यहाँ पर यमुना और सरस्वती और गंगा का संगम हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रयागराज में तीन नदियों का संगम होता है, गंगा का, यमुना का और सरस्वती का। सरस्वती जो है ना यहाँ पर अदृश्य वे में है, मतलब सरस्वती यहाँ पर दिखाई नहीं देती है, इसीलिए इस संगम को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जहाँ पर तीन नदियां मिलेंगी उसको त्रिवेणी कहा जाता है। अब जो ये यमुना नदी है, ये यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री नामक ग्लेशियर में एक जगह है यमुनोत्री कांठा, वहां से ओरिजिनेट होती है और सीधे सीधे लगभग 1380 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके ये इलाहाबाद में इस गंगा नदी से मिल जाती है। यहीं पर जो यमुना नदी है ना, यमुना नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां भी हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यमुना की कुछ सहायक नदियां जैसे टॉस, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, तो ये यमुना की बहुत फेमस ट्रिब्यूटरीज हैं या जिनको हम सहायक नदियां बोलते हैं। और ये जो यहाँ पर चंबल है ना, चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा और केन, ये सारी की सारी ओरिजिनेट होती हैं मालवा के पठार से। तो अब प्रयागराज में
प्रयागराज से लेकर यानी इलाहाबाद से लेकर और वेस्ट बंगाल के हल्दिया तक जो ये गंगा नदी है ना, इसको राष्ट्रीय जलमार्ग वन या नेशनल वाटरवे वन घोषित किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो राष्ट्रीय जलमार्ग वन या नेशनल वाटरवे वन है वो किस नदी के ऊपर है, तो आंसर आपका हो जाएगा गंगा नदी। और कहां से कहां तक है आपका, प्रयागराज से लेके हल्दिया तक लगभग 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब गंगा नदी इस प्रयागराज के बाद अब आगे आ जाती है और ये आ जाती है एक फतवा नाम की जगह पे। इस फतवा नाम की जगह पर इस नदी में मिल जाती है टॉस नदी। अब ये टॉस नदी जो है ये कहाँ से आती है, विंध्याचल माउंटेन से। तो अब यहाँ पे ना देखो, यहाँ पर टॉस नदी में कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि देखो एक टॉस क्या है, ये विंध्याचल से निकल रही है और यानी ये कहाँ से आ रही है, प्रायद्वीपीय पठार से आ रही है। और जो दूसरी टॉस है ना, ये जो यमुना नदी में मिल रही है, ये हिमालय से आती है। यानी ये वाली जो टॉस है ये उत्तरकाशी जिले से ओरिजिनेट होती है और देहरादून के कालसे के निकट ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो इसलिए कंफ्यूजन बिल्कुल मत करना। एक टॉस जो कि गंगा की सहायक नदी है वो कहाँ पे मिलती है, फतवा नाम की जगह पर। और दूसरी टॉस जो यमुना की सहायक नदी है और ये कालसी नाम की जगह पर किससे मिलती है, इस यमुना नदी से। अब फतवा के बाद जो गंगा नदी है ये वाराणसी आ जाएगी। अब जो वाराणसी है ना, ये वाराणसी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी भी है। इसके अलावा इसे सिटी ऑफ टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। और जो वाराणसी है ना, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है। ये मतलब मोदी जी यहाँ के सांसद हैं। अब 2023 में जो मोदी जी हैं उन्होंने यहाँ पर गंगा विलास नामक एक लग्जरियस क्रूज सेवा की शुरुआत की थी। अब ये जो गंगा विलास है ना, ये गंगा विलास अपने आप में एक 5 स्टार होटल जो पानी में चल रहा है, आप ऐसे मान के चल लीजिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो गंगा विलास है ये एक पानी का जहाज है जिसमें आपको पूरी 5 स्टार वाली सुविधाएं मिलती हैं। तो इसकी शुरुआत 2023 में हुई थी और ये आपको वाराणसी से लेकर जाएगा इस गंगा नदी के रास्ते और ले जाएगा बांग्लादेश, और फिर बांग्लादेश से ही आपको लेकर जाएगा इस ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते और आसाम के डिब्रूगढ़ तक। फिर उसी रूट से ही आपको वापस लेकर आ जाएगा वाराणसी में। तो लगभग 3200 किलोमीटर का ये डिस्टेंस कवर करता है ये लग्जरियस जो क्रूज है, और लगभग 50 से 52 दिनों की ये यात्रा होती है। तो बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना ध्यान रखना है कि जो गंगा विलास है ये एक लग्जरियस क्रूज है और जो इस गंगा नदी पे चलता है और जिसका रिसेंटली मोदी जी ने उद्घाटन किया था 2023 में। इसके बाद जो गंगा नदी है अब ये वाराणसी से आगे बढ़ेगी और ये आ जाती है इस गाजीपुर नाम की जगह पर। अब गाजीपुर नाम की जगह पर ना इस नदी में मिल जाती है गोमती नदी। अब जो ये गोमती नदी है ये ओरिजिनेट होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है पीलीभीत जिला। और जो पीलीभीत जिला है ये उत्तर प्रदेश के तराई वाले जो हिस्सा है ना, यानी उत्तर प्रदेश के तराई में ये जिला पड़ता है और वहां पर है एक लेक जिसका नाम है फुलहर लेक। तो उस फुलहर लेक से निकलती है गोमती नदी। अब जब ये गोमती नदी आगे आएगी तो इसके किनारे पर बसा है नवाबों का शहर मतलब लखनऊ। अब लखनऊ से आगे ये नदी आ जाती है कहाँ पे, जौनपुर में। तो जौनपुर ये भी एक हिस्टोरिकल टाउन है और इसकी स्थापना 1359 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक यानी जूना खान की याद में। और यहाँ पर एक और फैक्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी जौनपुर में ना एक फेमस मस्जिद है जिसका नाम है इटाला मस्जिद। और जो इटाला मस्जिद थी वो यहाँ के सरकी वंश के राजाओं ने इसकी स्थापना की थी। और इस तरह से अब जो ये नदी है गोमती नदी, ये इस गाजीपुर नाम की जगह पर अब इस गंगा नदी में मिल जाएगी। अब गंगा नदी गाजीपुर के बाद उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ जाती है।
और एंटर हो जाती है कहाँ पर, बिहार में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गंगा नदी की सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ पर है, तो आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में लगभग ये 1450 किलोमीटर की डिस्टेंस ये कवर करती है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गंगा नदी की वो कौन सी सहायक नदी है जो मैदानी भाग में ओरिजिनेट होती है, क्योंकि देखो ना ये आगे जितनी भी सारी नदियां हैं, चाहे गंडक, घाघरा, ये कोसी, ये सारी की सारी नदियां कहाँ से आ रही हैं, नेपाल हिमालय से आती हैं। और इधर से नीचे की तरफ से सारी जो नदियां हैं ये प्रायद्वीपीय पठार से आ रही होती हैं। तो एकमात्र जो नदी है उसका नाम है गोमती, क्योंकि गोमती निकलती है फुलहर लेक से, अब मैंने आपको बताया था। और पीलीभीत इलाका जो है ना ये तराई वाले रीजन में पड़ता है, वो कैसा इलाका, आपका पूरा प्लेन एरिया है। तो अब जो गंगा नदी है ये गाजीपुर से आगे बढ़ चुकी है और अब आ जाती है इस छपरा नाम की जगह पे, यानी बिहार जिले के बिहार के अंदर एक जगह है छपरा। अब इस छपरा में इस गंगा नदी में नेपाल से आने वाली घाघरा नदी मिल जाती है। अब जो ये घाघरा नदी है, इस घाघरा नदी की दो प्रमुख सहायक नदियां आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, एक है शारदा और दूसरी है राप्ती। अब जो ये शारदा नदी है ये उत्तराखंड से आती है, यानी इस शारदा नदी को उत्तराखंड में काली नदी के नाम से जाना जाता है। और ये बाराबंकी जिले में इस घाघरा नदी में मिल जाती है। और इस घाघरा की एक और जो प्रमुख सहायक नदी है जिसको बोलते हैं राप्ती। तो ये जो राप्ती नदी है ना ये देवरिया के आसपास इस घाघरा नदी में मिल जाती है। इस तरीके से अब ये घाघरा नदी इस छपरा में गंगा नदी में मिल जाएगी। और घाघरा से एक हिस्टोरिकल बैटल मुझे याद आ रही है, यानी बैटल ऑफ घाघरा। ये बैटल ऑफ घाघरा जो है ये 1529 में लड़ी गई थी बाबर और अफगानों के बीच में, जिस बैटल में बाबर जो था जीत गया था। और इस बैटल की ना एक और खास विशेषता है, यानी मुगल काल में ये एक पहली बैटल ऐसी थी जो जल में भी लड़ी गई थी और थल में भी लड़ी गई थी, मतलब ये लैंड में और वाटर दोनों ही जगहों में ये बैटल लड़ी गई थी। अब छपरा के बाद गंगा नदी आगे आ जाती है और पटना के आसपास एक जगह है सोनपुर। इस सोनपुर नाम की जगह पर नेपाल से आने वाली गंडक इसमें मिल जाती है। और इसी पटना के आसपास में बूढ़ी गंडक भी मिल जाती है। और पटना के आसपास ही यानी प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली ये पुनपुन नदी भी इस गंगा नदी में मिल जाएगी। और अमरकंटक से आने वाली जो सोन नदी है ये भी इस पटना के आसपास इस गंगा नदी में मिल जाती है। इस तरह से हमने क्या देखा, गंगा नदी, गंडक, बूढ़ी गंडक, पुनपुन और सोन नदी का पानी समेटते हुए अब आगे बढ़ जाती है और ये आ जाती है बिहार के भागलपुर में। अब भागलपुर में नेपाल से आने वाली एक और नदी है जिसका नाम है कोसी। कोसी यहाँ पर मिल जाएगी। और जो कोसी है ना, ये कोसी हर साल बरसात में भयंकर बाढ़ लेके आती है और जिसकी वजह से क्या होता है, इस इस बिहार में भयंकर बाढ़ आती है। और यही कारण है इस कोसी को सॉरो ऑफ बिहार या बिहार का शोक भी कहते हैं इस कोसी नदी को। अब भागलपुर के बाद जो गंगा नदी है ये आ जाती है इस चौसा नाम की जगह पर। चौसा जो है बिहार के बक्सर जिले में स्थित है। और इस चौसा नाम की जगह पर ना कैमूर की पहाड़ियां, ये जो कैमूर की पहाड़ियां हैं ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही एक हिस्सा है। और यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है और यहाँ से आती है कर्मनासा नदी। और इस चौसा नाम की जगह पर यहाँ पर गंगा नदी में ये मिल जाती है। अब इस चौसा नाम की जगह पर एक बड़ी ही हिस्टोरिकल बैटल हुई थी जिसे बैटल ऑफ चौसा के नाम से जाना जाता है। और ये लड़ाई हुई थी 1539 में और ये बैटल हुई थी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, जिसमें हुमायूं हार गया था। अब
चौसा के बाद ये गंगा नदी एंटर हो जाती है झारखंड राज्य में। तो झारखंड राज्य में गंगा नदी में ऐसी कोई बड़ी नदी नहीं मिलती है, और जो गंगा नदी है वो झारखंड के साहिबगंज जिले से होते हुए अब एंटर हो जाती है पश्चिम बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल में एंटर हो जाएगी। अब इस वेस्ट बंगाल में ना ये है दार्जिलिंग की पहाड़ियां। इन दार्जिलिंग की पहाड़ियों से यहाँ पर आ रही है महानंदा। अब ये महानंदा, यहाँ पर जो मैंने एम लिखा है, एम का मतलब है मालदा, तो इस मालदा नाम की जगह पर इस महानंदा का संगम इस गंगा नदी से हो जाता है। और जो ये मालदा है, ये मालदा जाना जाता है आम के लिए, यानी यहाँ पर बहुत आम होता है, इसीलिए इस मालदा को मैंगो सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब मालदा के बाद जो गंगा नदी है, अब ये आ चुकी है पश्चिम बंगाल के फरक्का में। अब फरक्का में क्या होगा, जो एक गंगा नदी है ना, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, यानी इसकी जो एक ब्रांच है जिसका नाम है भागीरथी, तो भागीरथी वाली ब्रांच तो चली गई बांग्लादेश, और दूसरी जो ब्रांच है ये बन जाती है हुगली। अब यहाँ से हम पहले कहानी शुरू करेंगे हुगली की, यानी ये आ गई आपकी हुगली। अब हुगली फर्क, ये हुगली नदी यहाँ से आगे आएगी और ये आ जाती है कलकत्ता। कलकत्ता के बाद यहाँ पर आता है हल्दिया, तो कलकत्ता हल्दिया होते हुए जो हुगली रिवर है ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। अब यहाँ पर फरक्का और कलकत्ता के बीच में यहाँ पर इस हुगली नदी में दामोदर नदी भी मिल जाती है, जो कि झारखंड में एक पठार है जिसका नाम है छोटा नागपुर पठार, यहाँ से ओरिजिनेट होती है। और इस तरह से हुगली में दामोदर नदी का मिलन हो जाता है। और जो दामोदर नदी है ना, ये भी, इसमें भी बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, और जिस बाढ़ से अक्सर इस वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसीलिए जो ये दामोदर नदी है इसे बंगाल का शोक कहा जाता है, यानी सॉरो ऑफ बंगाल के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब यहाँ पर जो ये कलकत्ता है और जो हल्दिया है, तो यहाँ पर ये 2 बंदरगाह भी हैं। बंदरगाह जिनको पोर्ट कहा जाता है, यानी जहाँ पर पानी के जहाज क्या हैं, रुकते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के वो कौन से बंदरगाह हैं जो नदी के ऊपर स्थित हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा कलकत्ता बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह। अब यहाँ पे देखो ना, हुगली के बारे में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको अपने दिमाग में रखना है। यानी एक बार किसी एग्जाम में ये पूछा गया था कि बताइए निम्न में से कौन सी नदी एक वितरिका यानी डिस्ट्रीब्यूटरी का एग्जाम्पल है, तो उसका आंसर था हुगली रिवर। अब क्यों इसका आंसर हुगली था, तो इसके लिए हमें ये समझना होगा कि एक वितरिका और डिस्ट्रीब्यूटरी का क्या मतलब होता है। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहीं पे समझ लेते हैं, ठीक है ना। यानी गंगा नदी है, अब गंगा नदी यहाँ पर क्या है, 2 ब्रांचों में डिवाइड हो गई। अब जब 2 ब्रांचों में एक भागीरथी उधर की तरफ चली गई और एक हुगली इधर की तरफ, अब ये दोनों को दोनों आपस में नहीं मिल रही है, मतलब देखो ये भी तो बे ऑफ बंगाल में मिल गई और ये भी जो है बे ऑफ बंगाल में मिल चुकी है। तो जब कभी भी किसी भी नदी में ऐसा होता है ना कि जो मेन ब्रांच है वो 2 भागों में डिवाइड होती है और वो उसकी जो 2 ब्रांच है ना आपस में कभी मिल ना पाई, तो उनको ही कहा जाता है वितरिका या डिस्ट्रीब्यूटरी। इसीलिए जो हुगली है वो किसका एग्जाम्पल है, एक वितरिका का या डिस्ट्रीब्यूटरी का। और भागीरथी भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि ये भी तो नहीं मिलेगी इसमें, ठीक है। तो दोनों की दोनों क्या यहाँ पे हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी है या वितरिका है। तो ये कहानी थी हुगली की। अब हम चलेंगे फरक्का से आगे। फरक्का से जो दूसरी ब्रांच है इसको बोला जाता है भागीरथी, यानी वेस्ट बंगाल में भागीरथी बोलते हैं। अब ये जो भागीरथी है ये एंटर हो जाएगी बांग्लादेश के अंदर। तो जैसे ही ये भागीरथी बांग्लादेश के अंदर एंटर होती ना, इसका नाम पड़ जाता है पद्मा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो गंगा नदी है इसे बांग्लादेश के अंदर पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब ये पद्मा आ जाती है यहाँ पर इस गोलुंडो नाम की जगह पे, यानी बांग्लादेश में एक जगह है गोलुंडो, वहां पर पद्मा आ चुकी है। अब पद्मा वेट कर रही है किसका, जमुना का। यानी ब्रह्मपुत्र नदी जो कि भारत की एक और इम्पोर्टेंट रिवर है, ये भी एंटर हो जाती है बांग्लादेश में। और जब ये बांग्लादेश में एंटर होती है इसका नाम पड़ जाता है जमुना। इस तरह से जमुना और पद्मा या ब्रह्मपुत्र और गंगा का संगम हो जाता है इस गोलुंडो नाम की
जगह पर। अब जब जमुना और पद्मा आपस में मिलेंगी ना, तो इनकी संयुक्त धारा को बोला जाता है पद्मा। यानी अब ये पद्मा बनेगी और पद्मा के नाम से आगे बढ़ने वाली है। तो बांग्लादेश में एक जगह है चांदपुर, तो चांदपुर में क्या होता है, बांग्लादेश की एक बड़ी नदी है जिसका नाम है मेघना। तो अब मेघना और पद्मा मिलेंगी और इनकी जो संयुक्त धारा, मतलब इनकी जो कंबाइंड स्ट्रीम होगी ना, वो क्या बन जाती है, मेघना। तो यानी फाइनली जो गंगा नदी है वो मेघना के नाम से अब कहाँ गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में। और इस तरह से जो गंगा नदी की एंडिंग हो जाती है इस बंगाल की खाड़ी में। अब यहाँ पर जो ये मेघना नदी है, यानी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, इस ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर या इस मेघना रिवर से लेकर और इस हुगली रिवर तक यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा का नाम है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, या इसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। इसको सुंदरवन डेल्टा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ना यहाँ पर ये आपको दिख रहे होंगे जो मैंने रेड रेड मार्क कर रखे हैं, तो सारे ये पेड़ हैं। इन पेड़ों को बोला जाता है सुंदरी का पेड़। तो सुंदरी की पेड़ों की अधिकता होने की वजह से इस डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह, तो ये थी गंगा नदी की पूरी कहानी। और गंगा नदी से रिलेटेड जितने भी फैक्चुअल पोर्शन थे वो हमने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। तो आप लोगों को इस गंगा रिवर सिस्टम का ना ये पूरा मैप याद होना चाहिए, क्योंकि आयोग ना कभी कभी क्या करता है, इन नदियों का जो ऑर्डर है वो आपसे ऑर्डर पूछ लेगा। ऑर्डर मतलब आपसे पूछ लेगा कि भाई इन रिवर्स को आप लेफ्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ्ट की तरफ अरेंज कीजिए। तो वहां पर आपको रिवर का मैप याद होना बहुत जरूरी है। अब ये जो गंगा नदी है, 4 नवंबर 2008 को इस गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। तो यानी गंगा हमारी क्या है, नेशनल रिवर है। और इसी गंगा से मुझे एक और फैक्ट यहाँ पर याद आ रहा है, जैसे जो गोदावरी है ना, तो गोदावरी को भी गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी उसको बोला जाता है बूढ़ी गंगा और उसे दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से हम गंगा की पूजा करते हैं ना, ऐसे ही महाराष्ट्र के लोग भी गोदावरी नदी की गंगा के रूप में ही पूजा करते हैं। और इसी तरह से अगर हम दक्षिण भारत में जाएं, यानी साउथ इंडिया में, तो वहां पर जो कावेरी नदी है ना, उसकी भी गंगा के रूप में लोग पूजा करते हैं और उसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये थी गंगा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। अब आज की इस क्लास को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अब हम मिलेंगे फिर अपनी अगली क्लास में। इस क्लास को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।